नमस्कार, आप सुन रहे हैं ये पुस्तक बक ब्लू पर। बक ऑडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और अभी आप सुन रहे हैं वंदना सिंह की कहानियां मेरे यानी ब्रिजेश के साथ। तो पेश है आज की कहानी अंधेरे में क्या था। यह कहानी पूरी तरह से मन के अंदर बैठे डर से भ्रमित होकर कैसे डर से रिश्ता मजबूत बनाती है, इसी पे केंद्रित है। कोलकाता शहर में बॉयज हॉस्टल में रहते हैं 4 दोस्त जो एक दूसरे को लगभग 5वीं क्लास से जानते हैं। असल में चारों दोस्त बोर्ड इम्तिहान की तैयारी के लिए घर से दूर अनुशासन में रहने एवं पढ़ाई पर ही ध्यान देने के लिए एक साथ एक ही हॉस्टल में एक ही कमरे में रहने आए। चलिए पहले जान लेते हैं आखिर ये 4 मित्र कैसे बने। शुरुआत होती है कोलकाता शहर की बड़े स्कूल विद्यापीठ की, जहां इन चारों की मुलाकात सरकारी स्कूल के दाखिले के समय स्कूल के परिसर में होती है। अब इसे इत्तेफाक कहें या संजोग, चारों ही मित्र 4वीं क्लास के बाद 5वीं क्लास में दाखिला लेने के लिए अपना स्कूल बदल रहे थे। चारों ही मित्र के अपने अपने घरेलू वजह थे स्कूल बदलने के लिए मजबूर थे। खैर, इससे पहले कि हम इनके मन का डर जाने, चलिए आप लोगों को इनके नाम से परिचय कराते हैं। व्यवहार से बड़ा ही चंचल, हंसमुख और शरारती, इनका नाम है रजत। पूरा नाम रजत सिंह। धीरज और धैर्य का पूरा सामंजस्य है, इनका नाम है रोहित भल्ला। किताबी ज्ञान, रट्टा और विद्या के पंडित हैं ये, इनका नाम है धीरज प्रसाद। अंत में उनके नाम से आपको परिचित कराते हैं जो बिल्कुल बेपरवाह, हर फन मौला, हाजिर जवाब और मिजाज से मजाकिया है। नाम है इनका गोपी झांझर। तो अब हम चलते हैं इन चारों मित्रों के डर से सामना करने के लिए। एक बात और यहाँ पे बताना जरूरी है कि आखिर इन चारों मित्रों को हॉस्टल में डाला ही क्यों। दरअसल हम सभी जानते हैं कि बोर्ड इम्तिहान सबसे जरूरी होता है करियर की तरफ एक सटीक कदम बढ़ाने के लिए। चारों ही अपने घर में पढ़ाई के मामले में थोड़े ढीले थे। ऐसे में घर वालों को लगा कि कोलकाता का सबसे बड़ा स्कूल शांति निकेतन, जो अनुशासन में पूरे कोलकाता शहर में अपना एक अस्तित्व रखता है, बस इसलिए अनुशासन के छांव तले विद्या से अपना नाता जोड़ पाएंगे। घर वालों ने अपने बच्चों को इसी विद्यालय के हॉस्टल में अच्छी पढ़ाई लिखाई करने हेतु दाखिला करा दिया। चूंकि इस कहानी में परिवार के नाम और पद से एवं रिश्ते नाते से कोई खास संबंध नहीं है, इसलिए उनका जिक्र यहाँ पर नहीं किया जा रहा है। पहला दिन शांति निकेतन विद्यालय के हॉस्टल में चारों मित्र फटाफट कमरे में फैल जाते हैं। कमरे में बंकर बेड की व्यवस्था है। बस चारों अपना अपना बिस्तर पकड़ के पैर फैला लेते हैं, गहरी सांस लेते हैं। थोड़ी देर के बाद गोपी बोलता है, अरे जरा देखो सामने जो पड़ा हुआ है शेड्यूल कार्ड, उसमें डिनर का टाइम क्या है? ऐसा ना हो कि हम भूखे रह जाएं। रोहित लपक कर शेड्यूल कार्ड को देखता है। अरे भाई चलो 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 जल्दी करो, वरना हमें चपाती दाल नहीं मिलेगा। चारों ही हॉस्टल के कैंटीन में जाते हैं जहां डिनर टेबल लगा हुआ है। चारों मित्र लाइन में लग जाते हैं। प्लेट उठाकर अपने अपने हिसाब से खाना लेकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। कैंटीन का जो खानसामा था वो आकर बोलता है, बच्चों हॉस्टल के कैंटीन का नियम पढ़ लो। अपने अपने प्लेट धोकर जहां पर प्लेट कटोरी ग्लास रखी जाती है वहीं सजा कर रख दोगे। धीरज तीनों मित्रों को देखते हुए, ये क्या है यार, तुम लोगों ने कभी प्लेट धोए हैं क्या? कोरस में जवाब आता है, नहीं यार। तो अब क्या? धीरज जवाब देते हुए चुपचाप अपनी अपनी प्लेट धोकर उसको उनकी सही जगह पर कृपया रख दें। डिनर खत्म करने के बाद कैंटीन के नियमों का पालन करते हुए चारों दोस्त बड़े आराम तलब से अपने कमरे की राह जाते हुए, रोहित यार जरा देखो कितने पेड़ हैं यार, ऊपर से आज रात भी बहुत अंधेरी है, दिख रही है तुम लोगों को कुछ भी? गोपी बोलते हुए, अरे यार चलो ना चुपचाप कमरे में, बाद में बात कर लेना, अंधेरा और एक घने पेड़ पौधे। चारों अपने अपने बिस्तर पर लेट चुके थे। अचानक से रोहित के बिस्तर से थोड़ा सा दूर खिड़की का पर्दा तेज हवा की वजह से बार बार उड़ता है। रोहित को लगता है जैसे उसने किसी को खिड़की के पास झांकते हुए देख लिया हो। रोहित बोलते हुए, झांझर तुझे नींद आ रही है क्या? गोपी, तुम मेरा पूरा नाम लिया करो, या तो गोपी बोलो पर नहीं तो गोपी झांझर बोलो। अचानक से चारों दोस्त अपने अपने बिस्तर से उठ जाते और एक साथ बोलते हैं, ये क्या है यार? चारों को लगा कि कमरे में अंधेरा तो है लेकिन
कुछ तो खिड़कियों की तरफ हरकत हो रही है। रजत जल्दी से कमरे में स्विच बोर्ड के पास जाकर लाइट्स ऑन करता है। अपने दोस्तों से बोलता है, चलो हम खिड़की के पास चलकर देखें तो क्या भला है ये। विद्यालय के परिसर में बस मेन गेट के पास लाइट जल रही होती है, बाकी हर तरह से लाइट ऑफ। बड़ी मुश्किल से डरते हुए चारों मित्र एक साथ खिड़की के पास पहुंचते हैं। बड़ी मुश्किल से रोहित खिड़की का पर्दा हटाता है। चारों खिड़की की तरफ झांकते और उल्टे पांव दौड़ते हुए अपने अपने बिस्तर पर दुबक जाते हैं। सुबह नाश्ता खाते वक्त आपस में चारों बातें करते हैं। यार आखिर वो सामने वाले नीम के पेड़ से क्या इतना लंबा सा लटका हुआ था? यार मुझे तो बहुत डर लग रहा है। रजत अपने घर वालों को फोन करता है, मुझे इस हॉस्टल में नहीं रहना है, यहाँ पे भूत रहते हैं। चारों मित्र लंच टाइम में विद्यालय के अन्य विद्यार्थियों से बातचीत के क्रम में बोलते हैं, अच्छा जरा बताना, तुम लोग तो यहाँ पिछले 3 साल से हो ना, तो क्या तुम सबने वो सामने जो कैंटीन के पास बड़ा वाला नीम का पेड़ है, उस पेड़ पर कुछ हरकत होते हुए देखी है क्या? सब ने अपने अपने हिसाब से कहानी सुना दी। जैसे, अरे यार मत पूछो, मुझे तो लगता है जैसे पेड़ से रोजाना रात के 12 बजे वो चढ़ता उतरता है। यार मुझे तो लगता है जैसे कोई काला सा लंबा सा कुछ लटका हुआ है। इतना कुछ सुनकर चारों मित्रों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। किसी भी विद्यालय या कॉलेज के कैंटीन के जो रसोइये होते हैं वो पूरे परिसर के डाकिया बाबू होते हैं। रात्रि भोजन के समय डाइनिंग टेबल पे गोपी पूछता है, अच्छा भैया एक बात बताना, स्कूल के परिसर में कुछ रातों में हरकत होती है क्या? अरे हमने कैंटीन के रसोइये का नामकरण तो किया ही नहीं है, तो चलिए इनका भी एक अच्छा सा नाम रख लेते हैं, प्रीतम। ये बात सुनते ही प्रीतम बच्चों के पास आ जाते हैं। अरे बच्चों क्या बताऊं, मैं तो यहाँ पिछले कई सालों से बोल बोल के थक गया हूं कि भाई वो नीम का पेड़ कटवा दो, लेकिन मेरी कोई सुनता ही नहीं है। मैं तो रात में फटाफट कैंटीन का काम खत्म करता हूँ और तकिए के नीचे हनुमान चालीसा रखकर सो जाता हूँ। इतना सुनने के बाद धीरज, गोपी, रजत एवं रोहित चारों आपस में सलाह करते हैं कि अपने अपने माता पिता को बोल देंगे कि वे इस विद्यालय में नहीं पढ़ेंगे। अब इस सब बातचीत के बीच रात भला कहाँ रुकने वाली थी? उसको तो अपने समय से अंधेरा करना ही था, लिहाजा फिर रात हो गई। चारों मित्र एक ही बिस्तर पर बैठ जाते हैं। चारों आपस में तय करते हैं कि हम चारों मिलकर ये पता करेंगे कि आखिर क्या है। चारों के बीच में सबसे बड़ा डरपोक था रोहित और गोपी। रोहित बोलते हुए, देखो इन सब चक्कर में मुझे नहीं पड़ना है, मैं बस इतना जानता हूं कि ये सब भी सच्चाई ही है, मैं इस सब में तुम सबका साथ नहीं दूंगा। हालत ऐसी हो गई थी चारों के बीच, क्या उनको पता भी नहीं चला, एक ही बिस्तर पे वो बात करते करते पूरी रात बिना सोए बिता चुके थे। सुबह के 5 बजे रजत की आंखें खुलती हैं और देखता है चारों एक दूसरे पर ही लदे हुए हैं और आंखें बंद हैं। रजत को एक बात समझ में नहीं आती है, सब ने अलग अलग कहानी क्यों सुनाई? अगर वाकई कोई ऐसी बात है कि नीम के पेड़ पर कोई रहता है तो फिर सबकी कहानी तो एक ही होनी चाहिए। दिन गुजर चला था, शाम ढल चुकी थी, रात आने को थी। रजत ने सोच लिया था आज इस डर का पर्दा हटाकर रहूंगा। गोपी और रोहित दोनों बहुत डरते हैं। रजत कैंटीन के रसोइये प्रीतम से बोलता है, देखो भैया आज रात में हम चारों और आप जरा बाहर निकल के देखें तो सही क्या है आखिर। प्रीतम, ओ बाबू क्या बोल रहे हो, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। रजत प्रीतम सहित अपने तीनों मित्रों को राजी कर लेता है कि आज वो पता करेंगे कि आखिर क्या है इन हरकतों के पीछे का रहस्य। अंधेरी रात हो चुकी थी, 12 बज चुके थे। खिड़कियों से तेज हवाओं के साथ पर्दे अपनी पूरी हरकत में हवा का आनंद उठा रहे थे। फिर क्या था, खिड़की से झांकते हुए प्रीतम और चारों मित्र दूर नीम के पेड़ पे आज थोड़ी सी रोशनी आ रही थी और बीच बीच में रोशनी घने पत्तों के बीच काला लंबा सा लटकता हुआ कुछ तो था। ये देखते ही प्रीतम जय माँ दुर्गा बोलते हुए तेज दौड़ते हुए अपने कमरे की तरफ भाग जाता है। गोपी हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए रोहित को जोर से पकड़ लेता है।
रोहित, हे भगवान प्लीज बचा लो, प्लीज बचा लो। धीरज दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद करके हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, प्लीज लॉर्ड कृष्णा हमारी रक्षा करो, आखिर हम आपके बच्चे हैं। रजत लगातार खिड़की से बाहर ही देख रहा था। उसने देखा कुछ है तो जो कुछ भी डरावना सा ही है, लेकिन ये क्या है? ये कैसी रोशनी थी जो केवल बीच में ही थी, बाकी तरफ तो अंधेरा था। अंधेरी रात भी बीत जाती है और चारों मित्र अपने अपने दिमाग में अपने अपनी बुद्धि के हिसाब से सवाल लेकर आधे सोए अवस्था में बिस्तर पर लेट जाते हैं। गोपी विद्यालय के प्रिंसिपल को एक पत्र लिखता है जिसमें अनुरोध किया गया है कि विद्यालय के परिसर में नीम का जो पेड़ है उसको कटवा दिया जाए। गोपी को तीनों मित्र एक साथ बोलते हुए, तू पागल है क्या? किससे पूछकर तूने प्रिंसिपल को लेटर लिखा? तुझे क्या लगता है वो तेरी बात समझ जाएंगे? उल्टा तेरे पिताजी को लेटर लिख देंगे कि तेरा दिमाग खराब हो गया है। धीरे धीरे आज का दिन भी बीता जा रहा था। गोपी का मन घबरा रहा था। आज क्या होगा? हम चारों मिलकर उस नीम के पेड़ पे जो कोई भी रहता है उसको परेशान कर रहे हैं, कहीं वो हमसे बदला तो नहीं लेगा। सोचने वाली बात यहाँ पे ये थी, चार मित्र, चारों का स्वभाव अलग अलग होते हुए भी आखिर एक डर पे बिल्कुल एक समान हो गया था। धीरज, गोपी, रोहित तीनों ही रजत से बोलते हैं, आज हम कुछ नहीं करेंगे, हम चारों चुपचाप अपने अपने बिस्तर पे लाइट ऑन करके सो जाएंगे। जब अंधेरा करेंगे ही नहीं तो हमें डर भी नहीं लगेगा। रजत तीनों को समझाते हुए, तो तुम तीनों चाहते हो कि हम पूरे बोर्ड इम्तिहान की तैयारी अंधेरे में क्या था ये सोचते सोचते करें? देखो तुम सब मुझ पर विश्वास रखो, अगर कुछ है तो हमें पता चल जाएगा, और अगर ये केवल हमारा डर है तो हम इस डर से मुक्ति पालेंगे। बस आज अगर तुम तीनों मेरे पीछे नहीं आना चाहते तो मत आओ, मैं अकेला ही चला जाऊंगा। अब तो बात मित्रों की मित्रता पर आ गई थी। भला क्लास 5 से जो एक साथ थे आज अपने दोस्तों का साथ कैसे छोड़ सकते थे? ठीक है, गोपी बोलते हुए, मैं जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा और तुम पता करना आखिर है क्या। ठीक रात 12 बजे अंधेरा घना हो चुका था और हवा मध्यम मध्यम चल रही थी। ऐसे में चारों दोस्त खिड़की के पास आते हैं और इस बार रजत ने अपने हाथ में टॉर्च ले रखा था। जैसे ही उन्होंने पर्दा हटाया और ठीक नीम के पेड़ की तरफ रजत ने टॉर्च जलाकर सेंटर पर रखा, ये देखकर हक्का बक्का रह गया कि नीम के पेड़ के बीचों बीच कुछ और नहीं, लंबे लंबे थे दो काले रंग के चादर जो दो तह में करके बंधे हुए थे, जो अंधेरे में दूर से देखने पर ठीक ऐसा ही प्रतीत होता था जैसे कुछ वहां लटक रहा हो। रजत चिल्लाते हुए कहता है, अरे डर के मुरीद जरा आंखें खोलो तुम तीनों, देखो क्या है। अरे खोलो, मैं कहता हूं खोलो। इतने में रजत ने देखा कि प्रीतम जो है पेड़ के आसपास चक्कर काट रहा है। फिर क्या था, रजत ठीक नीचे उतरता है, पेड़ के पास जाता है और प्रीतम का हाथ पकड़कर बोलता है, भैया ये क्या कर रहे हो तुम? इतनी रात को भला कौन पेड़ों के चक्कर काटता है? प्रीतम होश में आते हुए, अरे बबुआ क्या बोलें, हमको तो नींद में चलने का बीमारी है। रजत को पूरी कहानी समझ में आ जाती है। घने अंधेरे में प्रीतम पेड़ के चक्कर काटते हैं, जिसकी हरकत से दूर से यही लगता है कि कोई है। रजत के दिमाग में लेकिन एक सवाल और आता है, फिर ये नीम के बीचों बीच दो फोल्ड में करके चादर किसने डाला है, वो भी काले रंग का? खैर, अपने तीनों दोस्तों को लेकर रजत अपने कमरे की तरफ बढ़ता है और दोस्तों को कहता है, देखो हाथ मुंह धो लो, आराम से अपने अपने बिस्तर पर लेटो और सोचो, तुम सबने देख लिया ना वहां कुछ नहीं था। अगली सुबह कैंटीन की टेबल के पास रजत प्रीतम से पूछते हुए, प्रीतम भैया सच बताओ, पेड़ों के बीच और चादर का क्या चक्कर है? प्रीतम सर झुकाए हुए बोलता है, आप किसी से मत कहना बबुआ जी, असल में हमारी अम्मा ने कहा कि अगर हम नीम के पेड़ पे काले रंग के दो चादर को दो भाग में करके बीचों बीच लटका देंगे तो हमारी ये बीमारी ठीक हो जाएगी। रजत अपने तीनों दोस्तों को लेकर विद्यालय के गेट के पास पानीपुरी वाले भैया के पास जाता है और कहता है, सुनो भैया, आज जब हम पानीपुरी खाएं खिलाते रहना। चारों दोस्तों में पानीपुरी खाने का कंपटीशन शुरू हो जाता है।
और हमेशा की तरह रोहित भल्ला जीत जाता है। गोपी पूछता है रजत से, आखिर किस खुशी में ये पानीपुरी की पार्टी दी गई है? अंधेरे में कुछ नहीं था, अंधेरे में था हमारे डर के पीछे हमारे मन में बैठा डर। अरे मैंने कल प्रीतम भाई से सब कुछ पूछ लिया। तुम लोगों ने तो देखा ना कि प्रीतम भाई को नींद में चलने की बीमारी थी और उनकी माँ ने एक टोटका बताया था। उसे करने के लिए प्रीतम भाई ने ही नीम के पेड़ पे 2 काले चादरों को 2 भागों में फोल्ड करके टांग दिया था और उनको रात्रि में ही करना होता था। बस इतनी ही है कहानी। अंधेरे में क्या था? फिर क्या था? चारों मित्रों के चेहरे पे एक कुटिल मुस्कान छा जाती है और धीरे धीरे वो मुस्कान हंसी के ठहाकों में बदल जाती है। इतने में रोहित जो है वो गोपी से एक चुटकी लेता है और बोलता है, अरे अरे एक बात तो ठीक निकली, अंधेरे में भले कुछ नहीं था लेकिन तेरे जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने से कम मुझे हनुमान चालीसा याद हो गई। शुक्रिया गोपी। इसके बाद चारों मित्रों का मन का डर जो है वो पूरी तरह से निकल जाता है और जिस उद्देश्य से वो आए थे विद्यालय में उस कार्य में एकजुट होकर लग जाते हैं। लेकिन चारों को पता था अगर बोर्ड इम्तिहान की तैयारी अच्छी नहीं हुई है तो इनके पिताजी कूट कूट कर इनकी धुलाई कर देंगे। तो भलाई इसी में है कि हम चारों अब अपनी पढ़ाई में जुट जाते हैं। इस कहानी का सारांश बस इतना है कि जब हमारे मन के अंदर डर बैठा हुआ हो तो छोटी सी बात भी हमें बहुत बड़ी लगने लगती है और हम उसका पीछा करते करते खुद के मन और विचार को बहुत कमजोर कर लेते हैं। इसके लिए डर का सामना करना ही शायद एक उचित विचार है। अभी आप सुन रहे थे ये पुस्तक बक ब्लू पर। आपको ये किताब कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए सभी प्लेटफॉर्म्स पर हमको फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।